नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजित रजक है और आज मैं फिर एक नए शख्सियत को अपने प्रोग्राम में लाया हूं। जो हमारा प्रोग्राम आप सब लोग जानते हैं। बेगूसराय के लिए हम लोग जो बच्चों को जो ये मंच दे रखे हैं केवी स्टूडियो सिर्फ स्टूडियो ही नहीं, ये एक ऐसा मंच है यहाँ पे आके युवा अपने कला को निखारते हैं, युवा जो अपनी सोच को साझा करते हैं दर्शक से। तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्रोग्राम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में। आज हमारे पास आए हुए हैं बरौनी से हैं और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता और साथ में कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष भी है और सामाजिक कार्य के साथ साथ अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी साथ में लेके चलते हैं, अन्य समाज का भी विकास के बारे में सोचते हैं। तो सरोज कुमार सर के जुबान से ही हम लोग जानेंगे, इनसे ही समझेंगे जो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जिला पदाधिकारी के रूप में कितना चैलेंजिंग होता है काम करते हुए। सरोज कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में और हार्दिक अभिनंदन करता है हमारी पूरी टीम आपको। और ये मंच जो है डॉक्टर रोशन कुमार सर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है, आप लोगों के प्राप्त हुई है। तो सर प्लीज़ सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार। पहले मैं रोशन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे जैसे ग्रामीण कार्यकर्ताओं को इस स्टूडियो के माध्यम से कुछ बोलने का मौका दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सरोज कुमार कुशवाहा हुआ। मेरा घर बरौनी प्रखंड अंतर्गत सौरी पंचायत मुबारकपुर फुलकारी पड़ता है और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। साथ साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा सरकारी विद्यालय से हुई। मैं स्नातक रामचरित्र सिंह महाविद्यालय बिहट से किया हूँ। क्योंकि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस में लाखों कार्यकर्ता बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी आप बीजेपी में क्यों जुड़े और कैसे, क्या कारण है बीजेपी में जुड़ने का, कब जुड़े? देखिए, पहली बात यह है, जब मैं मतदान करने योग्य मेरा उम्र हुआ, यस सर, जब मेरा उम्र हुआ तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इधर बिहार में आइए पति पत्नी का राज था, लालू राबड़ी की राज थी। प्रादेशिक समाचार में जब मैं सुना करता था उस समय गांव में ना ही बिजली था ना ही टीवी था। टीवी रहता तब तो बिजली रहता, बिजली था ही नहीं। प्रादेशिक समाचार रेडियो के माध्यम से बच्चे थे, सुना करते थे। लोट उधर केंद्र में घोटाला ही घोटाला, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे सीजी घोटाला हो, बहुत अनेक घोटालाओं थे। इधर बिहार की बात आइए तो बिहार में देखते थे तो लूट, हत्या, बलात्कार, बहुत समस्या बिहार की खराब थी। उस समय मैं मतदान करने योग्य हुआ ही था। हमको बीजेपी पार्टी अच्छा लगा। मैंने बीजेपी का संस्था ग्रहण किया। मतदाता सूची में मेरा नाम आया। नाम आने के उपरांत मैं पहला मतदान श्री भोला बाबू बेगूसराय के सांसद बोले तो मेरा मतदान काबिल हुआ। मैं मतदान किया और बेगूसराय में कमल खिला। दूसरा मतदान सुरेंद्र मेहता जी के पक्ष में किया, फिर पुनः कमल खिली। और साथ में अन्य पार्टी की बात करते हैं, जैसे कांग्रेस की बात। कांग्रेस शुरू से ही प्रधानमंत्री मनमोहन जी हुआ करते थे तो लगाम सोनिया और राहुल जी के हाथों में था। इधर बिहार की बात करते हैं, बिहार में लालू यादव की सरकार थी, भ्रष्ट सरकार था, घोटाला व्याप्त सरकार था, बहुत सारी समस्याएं थी, रोड वंचित था। लेकिन हम लोग भाजपा में एक और ज्वाइन करने की मुख्य मुद्दा ये था, अटल बिहारी, देश रत्न अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री उस समय रोड की समस्या, प्रधानमंत्री सड़क योजना दिए, पेंशन योजना दिए, बहुत सारी योजनाएं दिए, उनसे हम लोग प्रभावित हुए।
वो कठपुतली सरकार से हम लोग प्रभावित नहीं हो पाए। उस समय हम लोग युवा थे, शुरुआती पोजीशन था, लेकिन प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को दामन थामा। अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बहुत अच्छा सर। और सर बीजेपी में मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा अवसर दिया गया है पुरुष के साथ साथ, और महिलाएं निकल कर आई हैं, चाहे वो नेवी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। तो इस विषय पे आप चंद शब्द कहें। देखिए, महिला सबसे पहली बात है, एक नारी शक्ति है। महिला से हम लोग पूरा देश विकास हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिला को सब नारी शक्तिकरण का मौका दिया, जैसे 3 तलाक लीजिए, नारी के पक्ष में दिया। ये भारतीय जनता पार्टी नारी को मजबूती से आरक्षण, जैसे बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी को देखिए 50% आरक्षण दिए, नारी को आगे बढ़ाने का काम किया। पोशाक क्षेत्र में जाइए, स्कूल शिक्षा में जाइए तो बच्ची को पढ़ने के लिए साइकिल की व्यवस्था की, पोशाक राशि का व्यवस्था किया। तमाम मुद्दे को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया और नारी शक्तिकरण को आगे बढ़ाया। और इधर देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, जो भी सरकार था, नारी के लिए हित में कोई काम नहीं किया, उसका शोषण किया, पूर्ण रूप में दोहरा शोषण हुआ, हत्या बलात्कार छोड़ करके उसके साथ हुए, घिनौनापन काम हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबको एक साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने का काम किया गया। जितना पुरुष का हिस्सेदारी दिया गया, उतना नारी का भी हिस्सेदारी दिया गया। यस सर। और सर वाकई में ये चीज़ दिख भी रही है, क्योंकि जो हमारे बिहार की कन्याएं ने, देश का जो कन्याएं हैं, उनका सच में विकास हो रहा है हर क्षेत्र में। सर एक थोड़ा सा रोजगार पर जानना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जो हुई और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा था। आरजेडी कहीं 10 लाख और इधर एनडीए से 19 लाख। तो इस पर आपका क्या कहना है? रोजगार जो 19 लाख है वो कब तक, कैसे जनता को प्राप्त होने की संभावना है, या क्या इसका एक ग्राउंड रूट क्या है? देखिए, चुनाव की बात करते हैं, चाहे कोई भी दल हो, चुनाव की बात में कुछ जुमला तो रहता है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे बिहार में एनडीए की सरकार हो, उसका जुमला नहीं चलता है। वो जो कहती है वो करती है, इतना बात। लेकिन कांग्रेस की सरकार हो, चाहे क्या कहते हैं राजद की हो, आज से 15 साल पूर्व देखिए, आज वो 10 साल का वादा किया, जो हम 10 लाख नौकरी देंगे। 15 साल पहले क्यों नहीं नौकरी दिया युवाओं को? सभी युवाओं को हाथ में पिस्टल थमाया, बलात्कार करना सिखाया राजद सरकार ने, लालू राबड़ी की सरकार ने। बहुत ऐसे कार्य युवाओं को गलत दिशा दिया। लेकिन आज देखिए, एनडीए के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो सब युवाओं को रोजगार देने का काम किया। चाहे स्कूल के टीचर हो, आंगनबाड़ी की सेविकाएं हो, बहुत ऐसे मुद्दाएं हैं जो नीतीश सरकार में, और शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए पोशाक राशि दे करके प्रोत्साहित किया, साइकिल दे करके प्रोत्साहित किया। बहुत सारी मुद्दाएं थे जो एक एक मुद्दा लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार रोजगार के नाम पर आगे बढ़ाया। जब पढ़ेगा स्वतः रोजगार, और हमारे एक प्रधानमंत्री एक मुहिम चलाए, आत्मनिर्भर बनो। कहे कि सबको रोजगार देना संभव नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं, रोजगार देने के नाम पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का काम किया। लोकल 10 लाख तक एकदम बेड़ा, जिसे अगर किसी के पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है गिरवी रखने के लिए, बिना उसका प्रधानमंत्री डायरेक्ट सरकार उसका गारंटर बनेगा, बेहिचक रोजगार करे। 10 लाख रुपया तक विदाउट गारंटी का, अब कम ब्याज में मुद्रा योजना सरकार देने का काम किया। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिएगा, आगे बढ़िएगा। यही सब मुद्दा है हमारी सरकार ने रोजगार के लिए आगे बढ़ाया। और रही 10 लाख 19 लाख, तो हमारी सरकार तो नौकरी दे ही रही है। ये तो कांग्रेस 10 साल पहले, 5-6 साल पहले देखिए ना, कांग्रेस सरकार कितना नौकरी दिया। इधर देखिए ना, बनाम 15 साल, बनाम 15 साल कितना नौकरी दिया। सब सारे जितना भी टीचर थे
सब ट्रेनिंग करवा करवा के बेचारे रिटायर्ड अवस्था हो गए लालू जी के समय में, लेकिन रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे ट्रेन टीचरों को एक प्लेटफॉर्म दिया और सबको स्कूल में नियुक्त करवाया। कोई रिटायर कर रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, एक सवाल है, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे, जो नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति, और हमारे देश में आई थिंक 30% लोगों के पास स्क्रीन टच फोन नहीं है, तो क्या लगता है कितना % ये नीति लाभदायक है, या जो पिछड़े लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उसको कैसे फायदा मिलेगा इस नीति से? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हम सबों की सरकार है, और ये जब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं कि रामविलास पासवान, जब उस समय मोबाइल किसी के हाथों में नहीं हुआ करता था, दूरसंचार अटल जी के शासनकाल में रामविलास जी दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे। क्या अभी पहले 2G था, अब 3G हुआ, 4G हुआ, अब 5G होगा, स्वतः डेवलप करते जाएगा, डेवलप होगा। जब स्कीम निकला है, सरकार ने योजना दी है नई शिक्षा नीति के बारे में, धीरे डेवलप होगा, हम लोग विकसित होंगे। और ये प्लेन मोबाइल से चलाते थे, अभी 4G चला रहे हैं, कुछ दिन के बाद 5G आएगा, जो बचा खुचा है सब पूर्ण रूप में होगा। सर, युवाएं जो हैं आजकल, वो जो युवा यहाँ से चले जाते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए बिहार में, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वो युवा फिर बिहार के तरफ आना पसंद नहीं करते हैं। जो डाटा जहाँ तक हम लोगों ने वो किया, इसका क्या रीजन है? उनको कैसे हम लोग अपने बिहार की तरफ ला सकते हैं? देखिए, रही बात, ये तो सरकार पे डिपेंड करती है, लेकिन क्यों नहीं आना चाहते हैं इस पर आइए। एक समय था, फिर हम कह रहे हैं, यह लालू राबड़ी की सरकार थी। लोग बच्चे को जानते हैं, घर से निकलने पढ़ने के लिए भी नहीं स्कूल भेजता, जब हमारे बच्चा को हत्या हो जाएगा। बाहर स्टेट में पढ़ाया करते थे, जब बाहर स्टेट में पढ़ाया करते, बिहार में कुछ था नहीं, पहले खोखला कर दिए थे। लालू जी की सरकार थी ना, कभी लालू जी हटे तो अपने पत्नी, वो अंगूठा छाप अपने पत्नी को बिठाए, पूरे बिहार को पूर्ण रूप में खोखला कर दिए। जब खोखला किए, यहाँ तो व्यवस्था कुछ था नहीं, लोग पलायन किए, पलायन करने के बाद बाहर पड़े, वहाँ का अर्थ देखे। लेकिन जो लोग वो देश देख चुके हैं, बिहार आना ना पसंद करें। लेकिन जब से नीतीश जी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आया, उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आया, सब लोग स्वतः अपने स्वदेशी घूर रहे हैं, अपने ग्राम की ओर लौट रहे हैं। जैसे आप ही ने बताया, मैं दिल्ली में पढ़ाई लिखाई किया, आपका जन्मभूमि यस सर दलसिंह सराय है, और समस्तीपुर जिला में दलसिंह सराय पड़ता, और आपका ससुराल बिहट है। यस, और दिल्ली छोड़ करके आपने बेगूसराय ही ज्वाइन कर लिया, क्यों? आपने जब यहाँ का वातावरण माहौल चेंज हुआ, लालू राबड़ी की सरकार नहीं रही, शिक्षा वाली सरकार है, सारे आएंगे, चाहे युवा पढ़े लिखे युवा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब आ रहे हैं, सब बिहार में अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दर्शकों, बिहार की व्यवस्था बदल गई है, सोच बदली है, देश भी बदलेगा। तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि बिहार में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। और एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, दिल्ली छोड़ बिहार की तरफ रुख किया हूँ, देखते हैं मंजिल कहाँ तक साथ लेके जाती है। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जो कुछ पार्टियां जो कहती है, जो बीजेपी कुछ समुदाय को साथ छोड़ रही है, या सिर्फ राम मंदिर पे काम होता है, या और चीज़ों पे नहीं होता, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, पहला नंबर तो बीजेपी किसी का भैया साथ हर नहीं छोड़ता है। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानव एकांतवाद के सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है, ठीक ना।
दूसरी नंबर बात, लोग कहते हैं दूसरे दल को, दूसरे धर्म का विरोध करता है, राम मंदिर। देखिए, पहला नंबर राम मंदिर की बात करें, मेरा देश हिंदू राष्ट्र देश था। पहले जब कांग्रेस की सरकार आई, हिंदू राष्ट्र देश को खत्म किया, खत्म करके एक भारत देश बनाया, सामान्य देश बनाया। लेकिन पहले हम लोग हिंदू राष्ट्र थे। यहाँ का हमारा राम जी हमारे धरोहर हैं, हमारे पूर्वज हैं, एक हमारे क्या भगवान के रूप में है, मैं उनको मानता हूँ। सरकार हर दिशा में काम कर रही है। सब कहें जो अलग मुस्लिम का देख रहे हैं, मुस्लिम लोग, मुस्लिम एंटी, बीजेपी को मुस्लिम एंटी एलर्जी पूछता है मुस्लिम लोग, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके हित में काम किया। महिलाओं को देखिए, प्रताड़ित थी मुस्लिम महिलाओं 3 तलाक के लेकर के, क्या वो मुस्लिम का साथ नहीं दिया? मुस्लिम महिला के साथ थे भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, क्या वो सिर्फ और सब लोग लिए क्या? अदर धर्म के लोग नहीं लिए? गैर हिंदू नहीं लिए क्या? उज्ज्वला गैस योजना हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मतदाता लिया क्या? और कांग्रेस पार्टी के जितने भी मतदाता कार्यकर्ता थे वो नहीं लिए क्या? बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चल रही है और अपने एजेंडे पर काम कर रही है। देश को ऊंचे शिखर तक ले जाने का संकल्प है। एक दिन ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार रहेगी, उनका लक्ष्य है 2022 तक हर घर पक्का हो, पूर्ण हम लोग 2024 तक विश्व गुरु के दर्जे पर जाए। अभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो पहले ये वहाँ के प्रधानमंत्री हवाई अड्डा पर खड़े थे, इससे पहले पूर्व की देखिए। और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री ने पूरे देश का भ्रमण किया, जानकारी लिया। आज हमारा देश विकसित है, आगे बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा। सर, वाकई में जो हमें भी खुशी है कि बहुत अच्छा और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। जैसे आर्टिकल 35 कश्मीर से हटा, राम मंदिर सक्सेस रहा, 3 तलाक सक्सेस रहा, तो अब नेक्स्ट क्या है अगला? जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं जनसंख्या भी बहुत बड़ी मुद्दा है, तो इस पर देखिए, देश स्वाभाविक है, जनसंख्या अधिक होगा तो बेरोजगारी स्वतः बढ़ेगा। आपने तो बेरोजगारी का भी चर्चा किया। हमारे माननीय बेगूसराय के सांसद गिरिराज बाबू पशुपालन मंत्री भी हैं, केंद्र में कैबिनेट के मंत्री भी हैं, वो मुद्दा बार बार उठा रहे हैं जनसंख्या लेकर के। जनसंख्या कानून बनना चाहिए, तब क्या होगा? छोटा परिवार रहेगा, सुरक्षित परिवार रहेगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे। भाई जनसंख्या तो बढ़ रहा है, भारत की जो रूपरेखा है, आंकड़ा वो तो नहीं बढ़ रहा है ना, वो तो सीमित है। जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। विकसित होने में कठिनाइयां आएगी। जनसंख्या बिल पास होनी जरूरत है। वो सरकार को चाहिए अगला कदम जल्द से जल्द। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और गांव ग्राम में घूमते हैं तो लगता है लोग का एक ही मुद्दा है, भाई जनसंख्या बिल पास हो, जनसंख्या नियंत्रण जो है बिल पास हो और इस पर सरकार पूर्ण रूप से, जैसे 3 तलाक पर काम किया, 370 धारा पर काम किया, राम मंदिर पर काम किया, उसी तरह किसान बिल बना, उसी तरह ये भी बिल बन के सरकार पारित करे। हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन में। आम आवाम लोग जहाँ भी जाते हैं, हर समाज में जाते हैं, यही चर्चा चलता है, भाई ये बचा हुआ ये काम हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ ये बिल जल्द से जल्द लाएं और हम लोग स्वागत करते हैं, करेंगे ये बिल को। यस सर, और आशा करते हैं जो अगले केंद्र चुनाव से अगला जो लोकसभा चुनाव हो उससे पहले कानून बन जाए, या और इसमें सबका भला, सभी समुदाय का, सभी धर्म का, सब लोगों का। अच्छा सर, एक सवाल ये है, जो कुछ रहा, मैंने सर्वे किया तो कुछ मैंने लड़कियों से बात किया जो इंटर या 12वीं कर देती है, तो उनका कहना ये है जो उच्च स्तरीय में, जैसे
बेटा को ग्रेजुएशन करवाया जाता है और बेटा को डॉक्टर बनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हल्का सा भेदभाव होता है। इस पर आप अपना विचार दीजिए। देखिए, ऐसा तो हमको नहीं लगता। जो अच्छे विचार के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ये देखिए, ये कौन सिखाया? ये कांग्रेस की सरकारों ने सिखाया। ये राजद के भेदभाव किसने सिखाया? राजद की सरकारों ने सिखाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई, बिहार में एनडीए की सरकार हुई, तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केंद्र ने दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी को पढ़ाने के लिए हर पंचायत में हाई स्कूल का 10+2 का निर्माण करवाए। लगभग 80% मानते हैं स्कूल विद्यालय बन के तैयार है। 20% अभी नहीं बना होगा, वो कहीं कहीं होगा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन केंद्र से लेकर जब हमारी केंद्र में भी सरकार है और बिहार में बेटी के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो बेटी के लिए हर कदम पे कदम कंधे से कंधे मिला करके उसके साथ चलने का सरकार काम कर रही है। हर तरह का, चाहे पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति की योजना हो, साइकिल की योजना हो, उसके पढ़ाई के लिए खर्च हो, स्कॉलरशिप, ग्रेजुएशन तक 50,000 सुन रहे हैं, 50,000 सरकार दे रही है। बेटी को हर माने में ऊंचाई स्तर ले जाने में सरकार पहल कर रही है। दहेज में अगर कम उम्र में किसी का शादी हो जाता है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। पहले ये था, पहले राजद की सरकार में नहीं था। अरे गलत दिशा दे दिया पब्लिक को, पब्लिक नहीं समझ पा रही थी। अब पब्लिक विकसित हो चुकी है। देख रहे हैं, पब्लिक अगर विकसित नहीं होता तो लोग इस भी चुनाव में कह रहा था भाई राजद बनेगा, लेकिन यह विकास की जीत होती है। अब पहला वाला भारत नहीं रहा, पहला वाला हिंदुस्तान अब नहीं रहा, अब हिंदुस्तान बदला। यस सर। सर, जैसे मैं दिल्ली में था, हर बार सुनता था, अभी भी जब सिवान, छपरा, दरभंगा, मधुबनी, ये बाढ़ का जो मुद्दा है काफी पुराना मुद्दा है। तो सर ये अभी तक 20 साल से तो मैं देखते, जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं देखते हुए आ रहा हूँ। इस मुद्दा को सर कब तक सॉल्व हो जाएगा और क्या तरीका है इससे बचने के लिए? क्योंकि हर साल आती है, लाखों करोड़ों का नुकसान होता है बिहार का। इस पर आप अपना विचार रखिए। देखिए, बाढ़ एक आपदा है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। जब अधिक बारिश हो जाए, प्राकृतिक बारिश दे दे, स्वाभाविक है नदी तो उफान पर आएगा ही। यही बस सरकार हर जगह बांध का काम करवाया, हर जगह करवा रही है। और पानी अधिक हो जाए तो उसमें आपदा को कौन रोक सकता है? वो चाहे सरकार हो या हम हो या आप हो, आपदा को तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बिहार में एनडीए माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार हो, इस पर विशेष रूप से पहल कर रही है। बहुत जगह पुल का निर्माण कराया गया, बहुत जगह बांध का निर्माण कराया गया। इसमें चाहे कोसी के क्षेत्र में जाइए, पहले तो लोग बाढ़ में त्रस्त कोसी के लोग थे, वहाँ बहुत निर्माण हुआ, वहाँ के लोग भी विकसित हुए, वहाँ खेती करने योग्य जमीन बनाया गया, बहुत चीज हुआ। विकास के नाम पर यदि कितना गिना हो, लेकिन सरकार पूर्णपेण पहले के जो अपेक्षाएं अब प्रभावित कम हो रही। वो आपदा है, आपदा आएगी, आपदा जाएगी, वो आपदा का है, उसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन अपने स्तर से सरकार कहीं चूक नहीं कर रही है। सरकार पूर्ण रूपेण जनता और सरकार दोनों कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही है। सर, जैसे आप कुशवाहा समाज से भी विशेष रुचि है और कार्य कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज को कैसे एकत्र किया जाए, कैसे उसमें मजबूती प्रदान किया जाए, क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं? देखिए, मैं 7वां महीना में 10/7/2020 को मैं अखिल भारतीय कुशवाहा समाज का जिला अध्यक्ष बना। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंकर मेहता जी ने हमें जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उस समय कोरोना काल था, उसमें उतना तो काम नहीं हुआ, लेकिन कोरोना काल के समय में मैं गांव इधर उधर जहां भी हर पूरे जिला में भ्रमण किया, गांव कस्बे में जाकर के। तो हमारा समाज गरीबी और शिक्षा के अभाव में जूझ रहा है।
मेरा समाज कुछ पिछड़ा है और हम लोग खेती पे पूर्ण रूपेण और बागवानी पे पूर्ण रूपेण मेरा समाज डिपेंड करता है। हम लोग सब्जी उत्पादन हो, पोल्ट्री के क्षेत्र में हो, मतलब उत्पादन के क्षेत्र में हमारा समाज विशेष रूप से काम कर रहा, लेकिन उस पे सरकार को कुछ ध्यान देनी चाहिए। जैसे हमारे बेगूसराय में सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी की व्यवस्था होना चाहिए। और हमारे समाज में बहुत, जब हम अपने क्षेत्र में गए, क्षेत्र में घूमे और जब हम अपना अनुभव किए, बहुत कठिनाइयाँ देखने को मिला। कभी ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति हो गया, कभी मार्केट में रेट नहीं मिला, कभी सब्जी का फसल नष्ट हुआ। ये सब सारी समस्याएं हमारे समाज के बीच हैं, लेकिन सरकार इस पर पूर्ण रूपेण काम कर रही है। गांव कस्बे तक इस समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार हर समय पहल में लगा हुआ है। वक्त तो लगेगा, जब थोड़ा पिछड़ चुके हैं तो आगे बढ़ने में समय लगेगा। मैं अपने समाज के जो हमारे उच्च स्तरीय अपने आप को नेता जो समझते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हालांकि हमारे समाज के लोग को उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता तो कोई मान रहे नहीं, काहे कि कभी वो भदैया बेग हैं, कभी महागठबंधन, तो कभी बीजेपी, उनका तो अपना स्टैंड है नहीं। लेकिन हमें एक अपने समाज में एक अच्छे नेता की ज़रूरत है। अगर नेता होता तो मेरे समाज की पक्ष राज्य से लेकर केंद्र तक रखा जा सकता था और यही से मेरा समाज आगे बढ़ता, मेरी समाज को बात को अपने स्तर से रखते। सर लास्ट सवाल, किसान आंदोलन ना बहुत दिनों से अभी तक चलता आ रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं जो किसान आंदोलन किसानों को नाश कर दे, बर्बाद कर दे, कोई फायदा नहीं होगा, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, किसान आंदोलन एक सोची समझी साजिश है। चाहे कांग्रेस वाले हों, राजद वाले हों, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हों, चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे मुलायम की पार्टी हो, ये सब लोगों का, चाहे ममता बनर्जी का पार्टी हो, ये सब लोगों का मतलब सोची समझी साजिश है। उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। बीजेपी जब देश के लिए काम कर रही है तो भला किसान का विरोधी कैसे हो सकता है, ये तो आप खुद ही समझ रहे हैं। बीजेपी का एक ही नारा फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भला बीजेपी किसान के हित में अनहित कैसे सोचेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर से पैदा लिए और उतना शिखर गरीबी देखा, हर चीज़ देखा। हमारे अन्नदाता बंधु के बारे में वो कैसे सोचेंगे, भाई उनका बुराई हो। हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं 2022 तक उसने लक्ष्य रखा हमारी किसान की आय दोगुनी हो, उस पर काम कर रहे हैं। उसमें पेट में दर्द किसको हो रहा है? किसान का हक जो मार मार के वो दबाया करता था। क्या कहे हमारे मोदी जी, खाएंगे न खाने देंगे, सारी समस्याओं को अन्नदाता के बीच जाके रखेंगे, अन्नदाता फैसला करेगा। तो वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री निष्पक्ष लोग हैं, किसान के प्रति काम कर रहे हैं, किसान की आय को दुगुना बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं, किसान बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय यूरिया की किल्लत बढ़ता था। क्या कहते हैं, बिहार में राजद की सरकार थी, उस समय यूरिया अगर 250 रुपये सरकारी रेट था तो 400 रुपये मिलता था। डीएपी अगर 900 साढ़े 1000 का बोरा मिलता था, उस समय 1400 1500 जब किसान का खेत बोने का समय। लेकिन जब से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये पूछ लीजिए आम आवाम, आप जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाइए, ये मुद्दा को उठाइए। उस सरकार में यूरिया का किल्लत इस समय जब खेत बोने का समय है, क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर का समय मुख्य किसान का मुख्य समय होता है, उस समय यूरिया की, जैसे अभी पटवन का समय है, यूरिया इस समय में जानते यूरिया का किल्लत था। लोग बोरा तोड़ के, डीलर जितने भी थे, डीलर को पर्याप्त देगा तब ना, वो तो सब ब्लैक करते थे। उस सरकार बैठ करके, जो पूर्वत की सरकार थी, किसान को दोहरा शोषण किया पूर्ण रूपेण, किसान त्रस्त थी।
उसका अपना मंडी नहीं था, वो किसान मतलब फसल उगाता था, वो अपने भाव में नहीं बेच पाता था, वो साहूकार के यहाँ जाता, साहूकार अपने सौदे में लेते थे, अपने भाव के हिसाब से लेते थे। लेकिन हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री ने किसान के हित में सोचा और किसान को भैया आप अपने भाव में बेचिए, किसी बिचौलिए के फेरा में मत पड़िए। लेकिन पेट में तो दर्द होगा ही, स्वाभाविक है अन्य पार्टी को, विपक्ष को, काहे कि किसान पूरा हम लोग भारत देश 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। उससे भाई कमीशन खोरी वाला आदत था, ये था विपक्ष के पास, तो कमीशन मत भाई अब मिलेगा नहीं, काहे कि इधर कस रहा है तो उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो हल्ला कर रहा है, चाहे टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, चाहे बमपंथ वाला लोग हो, वो किसान को बरगला रहा है। मैं संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों से, उसकी बरगलाहट में नहीं आवे। सरकार आपके साथ है, आपके कंधों से कंधों मिला करके आपके साथ चलने का काम करेगी। सरकार कभी अनहित आपके बारे में नहीं सोचेगी। धन्यवाद सर। और ये आपको कैसा महसूस हुआ इस मंच पर आके, और चंद शब्द हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर के बारे में कहें। देखिए, मैं डॉक्टर रोशन सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो एक हम जैसे कीचड़ में बैठे कार्यकर्ता को गांव कस्बे से उठा करके अपने स्टूडियो में लाए और अपने डॉक्टर रहते हुए मानव सेवा करते हैं, साथ साथ समाज सेवा में भी जुड़ गए। सामाजिक जो भी कार्यकर्ता दबे कुचले लोग हैं, चाहे कवि हों, चाहे कोई गायक हो, चाहे छोटा कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे सेवा संगठन के जुड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग थे, वैसे वैसे लोगों को इस स्टूडियो में ला करके अपनी बातों को रखवाए, अपनी बातों को साझा करवाए, उन सब लोगों की बात को जिला से लेकर के केंद्र तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करवा रहे हैं। तो मैं इससे भला क्या हो सकता है, तो जितना भी कहूँ उनके लिए कम है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम जैसे कार्यकर्ताओं को स्टूडियो में लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।